किसान भाइयों राम राम। किसान भाई कहते हैं कि आपके पास अगर खेती किसानी के अलावा आमदनी का कोई दूसरा जरिया होता है ना, तो वो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होता है, आप खुशहाल होते हैं। और देखा जाए तो किसान के लिए खेती किसानी के अलावा जो आमदनी का सबसे अच्छा साधन होता है वो है पशुपालन, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसे आप आसानी से खेती किसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पशुपालन करते हैं तो उसके साथ आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए, जैसे कि उनकी देखरेख आपको सही तरीके से कैसे करनी है। और होता क्या है कि मौसमों के हिसाब से, जैसे गर्मी, सर्दी या बरसात में अलग अलग तरह के पशुओं में संक्रामक रोग फैलते हैं, तो उनसे भी हमें अपने पशुओं को कैसे बचाना है, ये जानकारी किसानों के लिए या पशुपालकों को होना बहुत ज़रूरी होती है। किसान भाई, इन्हीं तमाम जानकारियों को देने के लिए या जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सांत्वना उपाध्याय। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे पशुपालक भाइयों को या किसान भाइयों को ये बताइए कि गर्मी के मौसम में, गर्मी तो खूब पड़ी रही है, ये तो सबको पता है। हाँ जी। और 42-43 के करीब हमारा टेम्परेचर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मौसम में हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो अपने पशुओं को जी, और खासकर जो पशु दूध दे रहे हैं या दुधारू पशु हैं और जो गाभिन पशु हैं जी, उनकी सही तरीके से देखरेख वो कैसे करें? तो पशुओं को स्वस्थ, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पशु स्वस्थ होंगे तो पशुपालक को आर्थिक आय भी अच्छी होगी और पशुओं की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी तो उनके दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होगा। तो मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहती हूँ जो अगर पशुपालक ध्यान में रखेगा तो उसका पशु हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, उसका दुग्ध उत्पादन अच्छा होगा और दुग्ध उत्पादन अच्छा होगा तो पशुपालक की आर्थिक आय अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पशु का शेड कैसा हो, पशु का आवास कैसा हो। 48-50 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और जब थोड़ा सा बरसात का मौसम आता है तो वातावरण में नमी बढ़ जाती है, तो उसमें चिपचिपाहट और चिलचिलाती गर्मी जिसे कहते हैं, क्योंकि पशु में क्या है कि वो अपने टेम्परेचर को इतनी जल्दी मेंटेन नहीं कर सकता है। अगर बाहर का वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पशु अपने इंटरनल टेम्परेचर को इतनी जल्दी मॉडिफाई नहीं कर पाता है। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में पशु हाँपने लगते हैं, उनकी श्वसन गति बढ़ जाती है। तो वो इसी वजह से बढ़ जाती है क्योंकि हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि पशुओं का शेड, तो एक तो ये कि आप गर्मियों में ये ध्यान रखें कि पशुओं का जो शेड है, जो उनका मतलब आवास है, वो पूरी तरह से खुला भी नहीं हो और पूरी तरह से कवर्ड भी ना हो। हाँ, उसमें हवा का आवागमन होता रहे, सुबह शाम उसको थोड़े सा सूर्य की रोशनी भी मिलती रहे। तो आप अगर उसे आधा खुला रखते हैं तो दोपहरी के वक्त आप क्या करें कि उसके दरवाजे पे टाट की बोरी लगा सकते हैं, खस लगा सकते, पानी का छिड़काव करना सुनिश्चित करें जिससे बाहर से जो गर्म हवा आ रही है वो ठंडी हवा में, नमी युक्त हवा में परिवर्तित होकर पशु तक पहुंचे। तो इससे पशु को अच्छा लगेगा, अच्छा फील करेगा और उसका जो है टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। दूसरी बात, उसका अगर फ्लोर जो है वो मिट्टी का है, आधा कच्चा है आधा पक्का है, तो आप उस पे भी सुबह शाम छिड़काव करते रहें, तो उससे भी जो हवा आएगी तो थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी। अगर पशु का जो आवास है ऊपर कंक्रीट का बना हुआ है, पक्का है, तो छत पे लगभग 3-4 इंच मोटी आप घास फूस कुछ भी बिछा सकते हैं, तो उससे क्या है छत का जो टेम्परेचर है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और क्या है कि आपको पशु को, जैसे भैंस है तो लगभग गर्मियों में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो आप 3-4 बार अपनी भैंस को नहलाना भी सुनिश्चित करें, और गाय है तो लगभग 2 बार तो उसका भी नहलाना जरूरी है। एक चीज जैसे कहते हैं कि गांव में अपने पशु को हमें दोपहरी में नहीं नहलाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए, इसलिए क्योंकि सर्द गर्म, जैसा आपने शब्द सुना होगा, सर्द गर्म मतलब बैलेंसिंग ऑफ टेम्परेचर, दैट इज सर्द गर्म। अगर अपने पशु को नहलाना है तो जी, सुबह और शाम का वक्त उसके लिए। देखिए, नहलाना तो अलग बात है, मैं तो कहती हूँ पशु को खाना भी सुबह जल्दी लगभग 6 बजे तक और शाम को भी 6 बजे तक आप अपने पशु को खाना खिलाएं। क्यों खिलाएं? क्योंकि देखिए, जब हम खाना खाते हैं या पशु खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन जो होता है वो लगभग 3-4 घंटे से में पूरा होता है। तो जब उनका डाइजेशन होता है तो हीट, ऊष्मा है, उनके बॉडी में पैदा होती है। तो अगर आप सुबह जैसे उसे 5-6 बजे तक आहार देके फ्री कर देते हैं तो उसका डाइजेशन आप लगा लीजिए 3 घंटे के हिसाब से लगभग 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ऊष्मा उसके अंदर पैदा होगी वो 9 बजे तक होगी। तो 9 बजे आप देखना बाहर का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा, तो उससे क्या है कि वो पशु के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बाहर का और अंदर का बैलेंस रहेगा, तो पशु को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा खाने को डाइजेस्ट करने में। पशुओं के आहार की बात हो रही है तो थोड़ा हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे जो गाभिन पशु होते हैं
उनके और जो दुधारू पशु होते हैं जी, कि जी। उनके आहार में कोई अंतर होता है कि अब हम अपने गाभिन पशुओं के लिए अलग से आहार नहीं, रखें? आहार तो वही होता है, लेकिन क्योंकि गाभिन पशु है, पेट में एक और बच्चा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फूड की जरूरत है। तो आप थोड़ा सा एक तो उस समय अनाज मतलब ग्रेन्स जो हैं, आप गेहूं, चना चुनी जो भी आप उसके अनाज में देते हैं, क्योंकि देखिए जो हम बैलेंस डाइट में आपको पहले बताती हूँ कि आप हरा चारा देते हैं, आप जैसे इन सूखा दिनों में भूसा देते हैं। इन जी दिनों में हाँ, हरे इन दिनों चारे भी हाँ। दे सकते हैं? तो देखो गर्मियों में हरा चारा तो आपको मैक्सिमम अवेलेबल चरी ही रहेगी, तो आप चरी हरे चारे में कर सकते हैं शामिल। और हरा चारा ही गर्मियों में ज्यादा दें। वो क्यों? क्योंकि उसमें 70 से और 80% तक मॉइस्चर होता है, पानी होता है हरे चारे में। तो क्योंकि गर्मियों में वैसे ही पानी की जलापूर्ति नहीं हो पाती है, तो आप हरा चारा देंगे तो उस चारे से भी पानी की काफी पूर्ति उसके अंदर हो जाएगी। तो हरे चारे को आपको शामिल ज्यादा करना है। दूसरा क्या है कि पशुओं में भूख बहुत कम हो जाती है गर्मियों में, तो आप उसे उसी तरह का भोजन दें जिसको वो चाव से खाए। हरा चारा सारे ही पशुओं को, छोटे हों या बड़े हों, पसंद होता है, तो आप हरे चारे को शामिल करेंगे तो वो उसे अच्छे से खा लेगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि आप ग्रेन्स दें उसे। गाभिन पशु को आपको ऊर्जा युक्त भोजन देना है, मीन्स उसको ग्रेन्स ज्यादा देनी है, अनाज ज्यादा देना है, जिससे कि उसको एनर्जी ज्यादा मिले। यानी कि दोनों तरह के पशुओं, जी। चाहे वो गाभिन हो या दुधारू हो, तो हमें उसमें पोषक तत्वों की मात्रा देने पूरी बरकरार उसके रखनी है। अलावा आपको खल, जैसे कि आप अलसी की खल है, और आप सोयाबीन की खल दे सकते हैं, अलसी की खल दे सकते हैं, सरसों की खल दे सकते हैं, और आप उसको बिनोले दे सकते हैं। साथ में आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, गुड़ आपको देना चाहिए। और अगर आप सोयाबीन दे सकते हैं तो गाभिन पशु को सोयाबीन भी दें, क्योंकि प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। एक चीज और मैं पूछूंगा, जैसे जो गाभिन पशु होते हैं हमारे, उनको गांव देहात में क्या होता है कि अक्सर हमारी माताएं बहनें जो सरसों का तेल देती हैं, क्या वो सही है? हाँ, सरसों का तेल दे सकते हैं, पर ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं मैं कहूंगी कि मतलब वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हाँ दे सकते हैं। उससे भी शरीर में कुछ पोषक तत्व तेल के पहुंचते हैं। और दूसरा क्या है कि वो डिलीवरी वाला जो एक होता है ना कि पशु का, हाँ, तो उसमें थोड़ा स्मूथनेस वाला चीज कि बच्चा की जो पैदाइश है वो थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाती है, तो इस वजह से इस चीज का यूज करते हैं। अब डॉक्टर साहब, आहार की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं हमारे पशुओं में मौसम के हिसाब से। जैसे अब गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इन दिनों संक्रामक बीमारियां हो सकते हैं हमारे पशुओं में, उसके बारे में और हमारे पशुपालक भाइयों को तो देखिए कि संक्रामक रोग तो बिल्कुल फिक्स हैं। मैं जैसा आपको बताती हूँ कि भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने, सारी ही सरकारें किसी भी प्रदेश की हों, पशु तो सब जगह ही हैं, तो उन्होंने एक योजना चला रखी है, टीकाकरण योजना, और वो मौसम के हिसाब से ही होती है। तो गर्मियों और बरसात के मौसम में दो मुख्य रोग हैं, खुरपका मुंहपका जिसे FMD कहते हैं, और एक होता है आपका गलाघोटू रोग HS। तो ये दोनों ही फैलते हैं लगभग बरसात के आने से पहले से ही। बरसात के मौसम में मतलब ये फैलने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि संक्रामक है और फैलने वाले हैं। तो अगर आपके एक पशु में हो जाता है तो आसपास के सारे पशुओं फैलने की पूरी संभावना है। तो सरकार ने इसके लिए फ्री में टीकाकरण की योजना शुरू की है और करती है हर 6 महीने पे, मतलब साल में 2 बार ये टीकाकरण लगते हैं। तो आप ये सुनिश्चित करें कि इस टीके को आप जरूर लगवाएं। और ये टीका क्या है, आप 4 महीने से ऊपर के बच्चे को लगवा सकते हैं और 7 महीने से पहले की गाभिन पशु को लगवा सकते हैं। अगर 7 महीने से ज्यादा का गाभिन है कोई भी पशु, गाय या भैंस, तो आप इस टीकाकरण को अवॉइड करें, और 4 महीने से छोटे बच्चे को नहीं लगवाना है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि संक्रामक रोग की, तो जो जैसे हमारे किसी एक पशु को ये बीमारी हो गई, तो जो दूसरे हमारे पशु हैं उन्हें बचाने के लिए क्या एहतियात के तौर पर? देखिए, एहतियात बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आपके पास जगह अवेलेबल है, तो अगर आपको ये पता है कि आपके पशु, कोई एक पशु जो है उसको रोग हो चुका है, तो आप बाकी पशुओं को या छोटे बच्चों को उससे थोड़ी दूरी पर बांधें, उसको उससे थोड़ा सा सेपरेशन बनाए रखें। ठीक है। और उसका जो फ्लोर है, जहां आपका वो रोगी पशु है जिसको रोग हो चुका है, आप उसके फ्लोर को समय समय पे साफ करते रहें। उसकी हाइजीनिसिटी का खासकर ख्याल रखें। उसकी मेंज जिसमें वो खाना खाता है, जिसे लड़ामनी हिंदी में बोलते हैं, आप जहां वो खाना खाता है उसमें दूसरे पशु को खाना ना खाने दें। जहां वो पानी पीता है उस बर्तन में दूसरे पशुओं को पानी ना पीने दें। एक तरीके से कुछ दिन तक, जब तक वो अंडर ट्रीटमेंट है, आप उसको अलग रखें बाकी पशुओं से। और बाकी पशुओं को आप टीकाकरण करा लें। अगर आपका कोई एक पशु को बीमारी हो चुकी है, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपके किसी और पशु तक ये ना फैल जाए। उससे पहले ही आप अपने किसी भी पास के पशु चिकित्सालय में जाके या संपर्क करके आप टीकाकरण करा सकते हैं। किसी और समय पे भी करा सकते हैं। जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं गांव देहात में अपने में कि गर्मियों के दिनों में जब हम अपने पशुओं का गर्भाधान कराते हैं, तो उस समय
क्या क्या सावधानी हमारे पशुपालकों को बरतनी चाहिए? गर्मियों के समय में देखो, एक तो गर्भाधान एआई, आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं, तो देखिए गर्भाधान तो आप चाहे आर्टिफिशियली कराएं या नेचुरली कराएं। पहली बात तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप किसी अच्छे पढ़े जो वेटनरी डॉक्टर हो, किसी भी डॉक्टर से आप करवाएं। और दूसरा क्या है कि गाभिन होने के लिए आपका बहुत जरूरी है कि आपके पशु की डीवॉर्मिंग हो। देखिए, आप जनरली क्या होता है कि लोग पशुओं को कीड़े की दवा नहीं देते हैं, तो बांझपन की जो समस्या होती है, इनफर्टिलिटी जिसे कहते हैं, वो पेट में कीड़ों की वजह से अक्सर हो जाती है। और जो हमारे उसके 2 रीजन है, नवजात बछड़े और बच्चे होते हैं, वो भी जो डिवॉर्मिंग है वो बचपन में 1.5 महीने से ही, लगभग बछड़ा बछिया आपकी 1.5 महीने का तब से शुरू हो जाती है। 1.5 महीने पे कराएं, 3 महीने पे कराएं, 6 महीने पे कराएं, और एक बड़े पशु को भी हर 6 महीने पे आपको डिवॉर्मिंग करानी ही करानी है। और बच्चों में पेट के कीड़े ज्यादा होते हैं, उसके सिम्टम्स में भी आपको बता देती हूँ। आंखों से बच्चों के पानी आना, उनको डायरिया होना, उनका जो कोट है वो बहुत ही रफ हो जाता है, बाल उनके बहुत झिरझिरे से और रफ दिखने लगते हैं, तो इस तरीके के साइन आ जाते हैं। और बड़े पशु में अगर इनफर्टिलिटी की समस्या आप बार बार पे देख रहे हैं कि आप गाभिन करा रहे हैं पर वो नहीं हो रही है, तो समझिए कि आपने उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग बचपन से और अब तक नहीं कराई है। तो उसको मिनरल मिक्सचर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिनरल मिक्सचर क्या है कि आजकल चारे में और घास में जो भी वो पशु को आप जिस तरह का भी चारा दे रहे हैं, उसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं होगी, पशु स्वस्थ रहेगा, दुग्ध उत्पादन ज्यादा होगा, और डेफिनेटली पशुपालक की आय भी अच्छी बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, अक्सर हम अपने गांव देहात में पशुओं में देखते हैं कि उनके कान में एक पीला सा एक प्लास्टिक का कुछ होता है, टैग, बिल्ला टाइप होता है, उसका क्या मतलब होता है हमारे किसान भाइयों को, जरा ये और बताएं। जी, टैगिंग है सर पशुओं की आइडेंटिटी। जैसे कि इंसानों में आधार कार्ड होता है, यूनिक आईडी कार्ड होता है, उसी तरह सरकार ने पशुओं को भी उनकी पहचान दिलाने की कोशिश की है, तो उसके लिए टैग की व्यवस्था की गई है। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं? जी, मैं बताती हूँ। टैग, हम अपने पशु को टैग कराएंगे तभी भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं जो पशुओं से रिलेटेड है, जो पशुओं के लिए लाभकारी हैं, उनका आप लाभ तभी उठा सकते हैं जब आपका पशु टैग है। अगर आपको अपने पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाना है, तो टीकाकरण का लाभ भी तभी मिलेगा जब आपका पशु टैग्ड होगा। दूसरा, आपने सुना है कि भारत सरकार ने और हमारे योगी सरकार ने जो है पशुओं को, जो आवारा पशु हैं उनको भी जैसे गौशाला में और उसमें रखने का जो आयोजन प्रबंधन जो किया है, तो उसमें भी जितने भी पशु जाते हैं वो टैग्ड होते हैं। अगर टैग्ड पशु है तो ही वो वहां जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो अपने सभी पशुओं का चाहे टैग कराएं, नवजात पशु हो या दुधारू जैसे भी हो, आप उनको टैग कराएं, क्योंकि बीमा कराना बहुत जरूरी है। आपको मैं बताती हूँ कि बीमा क्यों कराना जरूरी है। अगर आपका पशु किसी भी बीमारी से मर जाता है, या आपके पशु की कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे कि कई बार बिजली के तार गिर जाते हैं, करंट से मर जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी भी हानिकारक, किसी भी खतरनाक बीमारी से उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर आपने अपने पशु को बीमित करा रखा है, बीमा करा रखा है, तो सरकार, बीमा कंपनी आपके पशु को आपकी मतलब पूरा पैसा आपको दिला देगी। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब बताइए कि जैसे यूआईडी नंबर हो गया जी, और अगर हमें अपने पशु का बीमा कराना है जी, तो उसके लिए हम कहाँ अप्रोच करें? आप अपने नियर बाई जो भी आपका पशु चिकित्सालय, वो जगह जगह है, या कोई एलियो सेंटर है। अगर आपका कोई गांव छोटा है जहां आपको पशु चिकित्सालय नहीं है, तो कोई एलियो सेंटर होगा जहां पे पशुधन प्रसार अधिकारी हमारे, तो आप उनसे संपर्क कर सकते, अपने पशु का बीमा करा सकते हैं। बीमा की राशि अलग अलग है, बहुत ही कम पैसे में बीमा होता है। जैसे कि अगर आपका पशु 50,000 का है, आपकी भैंस, तो आप अगर जनरल और ओबीसी की बात करते हैं तो लगभग 350 रुपए की उसकी कॉस्ट होगी, 360 रुपीज सालाना। जी, सालाना। और SC/ST के अगर कोई इंसान है और उसका पशु है, तो आप बहुत ही कम है, लगभग 146 रुपीज, 145 रुपीज की अराउंड 50,000 की। बाकी आपकी जैसी भी पशु की रेट है, जैसे 10,000, 20,000, 30,000, तो वो उसी हिसाब से किस्त आपकी कम है, और वो सालाना देना है। और आपका पशु इस साल अगर किसी भी खतरनाक बीमारी से चला जाता है तो आपको उसका लाभ मिल जाए। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने अभी जो बातें आपको बताई हैं, आप उन्हें ध्यान रखिए और अपने पशुओं की सही तरीके से देखरेख, उन्हें तमाम होने वाले रोगों से आप, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उनसे आप उन्हें बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।